प्यारे किसान भाइयों, आज भी हमारे देश में फसल की पैदावार अन्य प्रमुख कृषि उत्पादक देशों की तुलना में काफी कम है। मैं चाहूंगा कि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। अगर आप अपनी कृषि की उत्पादकता में सुधार करते हैं तो ये सीधे तौर पर किसान की समृद्धि में योगदान देगा। जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, देश में समृद्धि आ रही है, वैसे वैसे ही बागवानी उत्पादों, पशुधन व मत्स्य उत्पादों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। आने वाले वर्षों में भी इन उत्पादों की डिमांड और बढ़ेगी। ये सभी हमने देखा है कि किस तरह भारत सरकार ने विगत कुछ वर्षों में मोटी अनाज, जिसको नया नाम भी दिया है श्री अन्न, को बढ़ावा दिया है। आज विश्व भर में लोग मिलेट्स की तरफ आकर्षित हुए, उनके हेल्थ बेनिफिट्स की तरफ जागरूक हुए और इससे कम सिंचाई उपलब्धता वाले इलाकों में श्री अन्न उगाने वाले किसानों को फायदा भी पहुंच रहा है। हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज को पहचानना है और उनका उपयोग भी करना है। देवी और सज्जनों, हमारी संस्कृति में सभी को साथ लेकर चलने के आदर्श पर बल दिया गया। संघ और सहकार तो हमारी भारतीय परंपरा के मूल में, सभी को साथ लेकर चलने की हमारी भावना इतनी गहरी है कि हम तो पूरे विश्व को, पूरी प्रकृति को ही अपना परिवार समझते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। सहकारिता, इसी जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, उसी को आधार मानकर सहकारिता आंदोलन भी हमारी इसी प्राचीन सोच का एक नया रूप आया है। कृषि क्षेत्र में उन्नति के लिए सहकारिता पर हमें बल देना होगा। एग्रीकल्चर आंकड़ों के अनुसार बिहार में लगभग 97 अर्थात 97% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। यानी कि बिहार के 97% किसान भाई बहनों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इसमें भी अधिकांश भूमि विखंडित है। ऐसे में सहकारिता को अपनाए बिना कृषि और संबंधित कार्यों को आधुनिक तौर पर प्रॉफिटेबल बनाना लगभग असंभव है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए तो सहकारिता ही समृद्धि का एकमात्र रास्ता है। प्यारे किसान भाइयों, सहकारिता की इसी उपयोगिता को समझते हुए भारत सरकार ने 2021 में एक अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और तब से अब तक देश के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत और जीवंत बनाने के लिए कई ऐतिहासिक और प्रशंसनीय कदम उठाए गए। वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जाता है। मुझे बताया गया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान सहकारिता के विस्तार, सहकारिता संस्थाओं को समृद्ध बनाने, सहकारिता आंदोलन की पहुंच को बढ़ाने और भारत के हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से सहकारिता की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास किए जाएंगे। मुझे आशा है कि जब ये वर्ष समाप्त होगा तब सहकारिता आंदोलन के द्वारा समावेशी विकास और समृद्धि के लक्ष्य की तरफ हम काफी आगे बढ़ चुके होंगे। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि इस विश्वविद्यालय में भी सहकारिता को बढ़ावा देने और जन जन तक पहुंचाने के कार्य के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कोऑपरेटिव प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया। विभिन्न कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है। महिलाओं और युवाओं को भी स्वरोजगार व सहकारिता से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये सभी कार्य प्रशंसनीय है। प्रिय किसान भाइयों, आज भारत के खाद्यान्न भंडार भरे हुए हैं, परंतु आप में से बहुतों को ज्ञात होगा कि कुछ दशक पहले तक हमारा देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा है। नई पीढ़ी को तो शायद विश्वास ही नहीं होगा कि एक समय ऐसा भी था जब भारत के पास अपने लोगों का पेट भरने के लिए भी पर्याप्त खाद्यान्न नहीं था। हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, परंतु सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार,
आप जैसे कृषि विज्ञान केंद्रों और हमारे किसान भाइयों के परस्पर सहयोग के द्वारा आज देश में खाद्यान्न की कमी एक पुरानी बात है। हमें अपनी इस उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए। ये उपलब्धि हमें सिखाती है कि यदि हम सब साथ मिलकर कार्य करें तो कुछ भी असंभव नहीं। आज हम केमिकल व फर्टिलाइजर पर आधारित खेती के दुष्परिणामों की जानकारियां भी सामने आ रही हैं। लंबे समय तक फर्टिलाइजर का प्रयोग हमारी कृषि योग्य भूमि को बंजर बना देता है। साथ ही उत्पादित फसलों में केमिकल के कुछ अंश मिल जाने के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। इन सभी चीजों से हमें सावधान रहना है। अब समय आ गया है कि धीरे धीरे हमारे किसानों को ऑर्गेनिक व प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना होगा। गुजरात के राज्यपाल, एक मैं उदाहरण के रूप में देना चाहता हूँ, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मैं विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से अनुरोध करूंगा कि वो राज्यपाल महोदय प्राकृतिक खेती की दिशा में महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो गुजरात के राज्यपाल अथवा उनके जैसे प्राकृतिक खेती पर विशेष ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों के ज्ञान का लाभ अवश्य उठाएं और हमारे किसान भाइयों को प्रदान करें। मुझे प्रसन्नता है कि आपके संस्थान द्वारा भविष्य में भारतीय कृषि को उन्नत करने के लिए विशेषज्ञों को तैयार किया जा रहा है। अगर आप नए ट्रेंड्स के अनुसार क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, पशुपालन और मत्स्य पालन को अपनाने में किसान बंधुओं की मदद करेंगे, मार्केट की डिमांड की तरफ रिस्पॉन्सिव रहते हुए क्रॉप सिलेक्शन करेंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देंगे व जन जन तक सहकारिता आंदोलन को पहुंचाने की ओर पूरे जोश से कार्य करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि कृषि उन्नति जो हम प्रत्येक वर्ष मेला लगाते हैं, ऐसे मेलों का भी हम अपने जो उद्देश्य हमारा है वो हम हासिल करके रहेंगे। अंत में मैं इस आयोजन में भाग ले रहे सभी किसान बंधुओं, बहनों, अनुसूचित वर्ग के छोटे किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और सभी संगठनों को शुभकामनाएं देता हूं और इस कृषि उन्नति मेले की सफलता के लिए मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर कि आप आए, चौथी बार आए। भगवान आपको स्वस्थ रखें कि आप बार बार आते रहें और हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहें। राष्ट्रगान बजाया जाए इस कार्यक्रम के समाप्ति पर। सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस सत्र की समाप्ति